दोस्तों, यदि एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया, फिर उस पर कोई चर्चा नहीं। क्योंकि बार बार चर्चा करोगे तो आपका ये आत्मविश्वास कमजोर पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका अपने चैनल द गुरुजी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स जो है हिंदी में डिस्कस करते हैं और इसी सीरीज में जो है आज हम 12 मई 2020 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों, द गुरुजी जो है आपके लिए डेली हिंदी में करंट अफेयर्स लेके आ रहा है। टॉप डेली के 10 क्वेश्चन जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी पीडीएफ जो है तकरीबन डेली 10,000 लोगों तक पहुंचती है। यदि आपको भी हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे स्क्रीन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों, ये जो नया ऐप लॉन्च किया है ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। यूपी सरकार के अनुसार इस ऐप को लॉन्च करने को उद्देश्य से इन मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। साथ ही ऐप की सहायता से मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने में भी सहूलियत होगी। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आपस में सूचना का आदान प्रदान कर इन प्रवासी नागरिकों को रोजगार और आजीविका के लिए नियोजन एवं कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। इस ऐप की मुख्य विशेषता यह भी है कि इसमें ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रवासी राहत मित्र याद रखिएगा। दोस्तों, क्या है प्रवासी राहत मित्र? ये एक ऐप है और ये किसने लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो जो रेड बटन दिख रहा है आप क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, ये मनाया जाता है 11 मई को। यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता, प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस दिन प्रत्येक साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है। प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान मंत्रालय के द्वारा उनके विभाग में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। इस दिवस को तकनीकी रचनात्मकता, वैज्ञानिक जांच, उद्योग और विज्ञान के एकीकरण में किए गए प्रयास के प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, मेरी अपील है, द गुरुजी टीम चाह रही है कि आप जो है ये कोविड-19 के प्रकोप से बचे रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। आप घर पे रुकें, आप सुरक्षित रहें और लगातार सीखते रहें। ये आप मत छोड़िएगा, क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन का पीरियड खत्म होगा, जैसे स्थिति थोड़ी सी सामान्य होगी, जो रुकी हुई एग्जाम हैं जैसे राजस्थान पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल, ये हाथों हाथ जो है इनके एग्जाम का आयोजन होगा। तो दोस्तों, अपनी तैयारी जो है मजबूत रखिए, अपनी तैयारी में कोई कमी ना आने दें, क्योंकि भर्तियां तो होनी है, एग्जाम तो होनी है। ठीक है, तो अपनी तैयारी जो है पूरी रखिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया? दोस्तों, ये किया है 0%। मूडीज के मुताबिक भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कम रहेगी। कोरोना वायरस के वजह से देश की अर्थव्यवस्था का संकट बढ़ता जा रहा है। मूडीज ने अपने नए पूर्वानुमान में कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जो है वो 0 रह सकती है। इसका मतलब है कि देश की जीडीपी की स्थिति इस वित्त वर्ष में 0 रहेगी।
एजेंसी ने हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 में वृद्धि दर के 6.6% पर पहुंच जाने का अनुमान व्यक्त किया है। मूडीज ने पिछले महीने के अंत में कैलेंडर वर्ष 2020 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 0.2% कर दिया था। दोस्तों, मूडीज क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। मूडीज की स्थापना 1909 में जॉन मूडी ने स्टॉक और बॉन्ड तथा बॉन्ड और बॉन्ड रेटिंग से संबंधित सांख्यिकी का मैनुअल बनाने के लिए किया था। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा वर्ष 1975 में कंपनी को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सांख्यिकी रेटिंग संगठन के रूप में चिन्हित किया गया था। कई दशकों तक डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के स्वामित्व के बाद मूडीज निवेशक सेवा वर्ष 2000 में एक स्वतंत्र कंपनी बन गई। मूडीज की स्थापना एक होल्डिंग कंपनी के रूप में हुई थी। हाल ही में मूडीज ने भारत सरकार के रेटिंग आउटलुक को स्थिर स्तर से कम करके नकारात्मक किया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, कोविड-19 की वजह से संकट में गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यूएसए सरकार ने कितने कर्ज लेने का फैसला किया है। दोस्तों, अमेरिका की जो सरकार है उन्होंने 3 खरब अमेरिकी डॉलर जो है कर्ज लेने का फैसला किया है। दोस्तों, बताता हूँ इसी के आसपास जो है भारत की इकोनॉमी भी है, यानी वो जितना कर्ज ले रहे हैं 3 खरब अमेरिकी डॉलर, इसी के आसपास जो है भारत की इकोनॉमी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने हाल में ये घोषणा की है। अमेरिका का कहना है कि कोरोना संबंधी राहत पैकेज के कारण उसका बजट 250 खरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया है और अब दूसरी तिमाही में उसे यह कर्ज लेना ही होगा। विशेषज्ञ इसे 2008 की मंदी से भी बुरे हालातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। पिछली तिमाही जनवरी से मार्च 2020 में अमेरिका के जीडीपी में 4.8% की गिरावट आ चुकी है। तो वर्ष 2020 में अमेरिका की जनता के द्वारा लिए गए लोन सहित अमेरिकी बजट घाटा 3.8 खरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि ये जो करंट अफेयर्स है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है। दोस्तों, ये भारत को किया है। दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को तगड़ा धक्का लगा है। AIIB ने कहा है कि यह लोन भारत सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर बनाने, भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा होने से रोकने और ट्रांसमिशन को सीमित करने के लिए दिया गया है। यह परियोजना चिकित्सा उपकरणों की खरीद, रोग का पता लगाने की क्षमताओं और अनुसंधान को बढ़ाने का भी समर्थन करती है। दोस्तों, परीक्षा दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ AIIB के बारे में। दोस्तों, AIIB की स्थापना जो है 16 जनवरी 2016 को व्यापार के लिए हुई थी, जो कि जून 2014 को स्थापित है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, ये एक क्षेत्रीय निवेश बैंक टाइप है और इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग चीन में है। ठीक है दोस्तों, और चीन के वित्त मंत्री लू जिवेई को AIIB परिषद का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, यानी AIIB का पहला चेयरमैन कौन है? लू जिवेई। और पूर्व वित्त मंत्री जिन लिकुन को प्रेसिडेंट चुना गया, यानी AIIB का प्रेसिडेंट कौन है? जिन लिकुन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस भारतीय कंपनी ने 14 मई को राइट्स इश्यू लाने का ऐलान किया है? दोस्तों, ये राइट्स इश्यू लाने का ऐलान रिलायंस इंडस्ट्रीज ने
किया है। इस राइट्स इश्यू में योग्य शेयरधारकों को उनके पास मौजूद हर 15 शेयरों पर 1 शेयर खरीदने का अधिकार मिलेगा। जिनके पास रिलायंस के शेयर नहीं हैं वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। रिलायंस इंडस्ट्रीज को बीएसई और एनएसई से राइट्स इश्यू लाने की अनुमति भी मिल गई है। राइट्स इश्यू में उनके पास मौजूद हर 15 शेयरों पर 1 शेयर खरीदने का अधिकार मिलेगा। कंपनी इस इश्यू में 42 करोड़ 26,26,894 शेयर ऑफर कर रही है। कंपनी ने राइट्स इश्यू के लिए 1257 रुपये का प्राइस तय किया है, यानी इस ऑफर से कंपनी कुल आंकड़ा बहुत बड़ा है दोस्तों, 53,124 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम जुटाएगी। ऐसा करके रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना कर्ज खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से जियो की हिस्सेदारी भी बेची गई है। दोस्तों बता देता हूँ आपको, मैं जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 बड़ी कंपनियां दिख रही हैं, LIC, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ONGC। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को और इसका मुख्यालय जो है मुंबई भारत में है। और जो LIC के अध्यक्ष हैं वो MR कुमार है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए कौन है, इन्फोसिस। इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1981 को और इसका मुख्यालय है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी यानी बेंगलुरु भारत में। और प्रमुख व्यक्ति हैं इसके अंदर NR नारायण मूर्ति, ये हैं दोस्तों सह संस्थापक और गैर कार्यपालक अध्यक्ष और चीफ मेंटर। दूसरे इसमें है नंदन नीलकनी, ये सह संस्थापक एवं सह अध्यक्ष हैं। और तीसरे हैं क्रिस गोपाल कृष्णन, ये सह संस्थापक हैं और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा प्रबंध निदेशक हैं। यानी मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO है गोपाल कृष्णन। और है SD शिबूलाल, ये सह संस्थापक और मुख्य प्रचालन अधिकारी है। दोस्तों अगली है ONGC। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 14 अगस्त 1956 को और इसका मुख्यालय है देहरादून उत्तराखंड भारत में। इसके चेयरमैन और MD है AK हजारिका। अगला देखिए दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसके संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र भारत में और इसके अध्यक्ष एवं MD हैं मुकेश अंबानी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीजों के लिए सरकारी कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है? दोस्तों ये की है संयुक्त राष्ट्र ने। संगठन ने आगाह किया कि यदि इस मदद में नाकाम रहे तो भुखमरी की वैश्विक महामारी फैलेगी और अकाल, दंगे व अधिक संघर्ष का दुनिया को सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता प्रमुख मार्क लोकॉक ने कहा कि 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की ओर से ही की गई 2 अरब डॉलर की शुरुआती अपील को इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि आयु कम होने और नौकरियां जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। साथ ही खाद्य आपूर्ति घटने तथा महंगाई व बच्चों को भोजन न मिलने एवं उनका टीकाकरण न होने के शक से पहले से ही मिलने लगे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास जो कि 13वें अध्यक्ष बने हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई 1919 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय है मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क में। इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस।
विश्व आर्थिक मंच की बात करें, इसकी स्थापना हुई है 1971 में। इसका मुख्यालय है कोलोग्न स्विट्जरलैंड में और इसके सीईओ है क्लॉन्स एम श्वाब। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद अब किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स का 2.32% हिस्सा 11,367 करोड़ रुपए में खरीदा? दोस्तों ये खरीदा है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने। यह है अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के सेक्टर में निवेश करती है। यह डील 11,367 करोड़ रुपए में हुई है। यह निवेश जियो प्लेटफॉर्म्स के इक्विटी मूल्य 4.91 लाख करोड़ रुपए और एंटरप्राइजेज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए पर किया गया। मुकेश अंबानी RIL को कर्ज मुक्त कंपनी बनाना चाहते हैं। इसी के तहत जियो प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी बेची जा रही है। जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल सब्सिडियरी है। 22 अप्रैल को फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए में जियो के 9.99% हिस्सा खरीदने का ऐलान किया था। इसके बाद 4 मई को अमेरिकी इक्विटी निवेश कंपनी सिल्वर नेक ने 5,656 करोड़ रुपए में 1.15% हिस्सेदारी खरीदी। अब विस्टा ने 2.32% हिस्सा 11,367 करोड़ रुपए में खरीदा। दोस्तों बात कर लेते हैं ल्यूपिन के सीईओ कौन है। तो दोस्तों ल्यूपिन जो है इसके सीईओ है विनीता डी गुप्ता। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नाडेला। दोस्तों सत्य नाडेला जो है ऐसे कोई सीईओ हैं जो सबसे ज़्यादा सैलरी पाते हैं। ठीक है, ये सीईओज में जो है सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बन चुके हैं। IBM के सीईओ अरविंद कृष्णा और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स के सीईओ है रॉबर्ट एफ स्मिथ। फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने कर दी है? दोस्तों 12 घंटा कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों एवं व्यवसाय को पुनः पटरी पर लाने के मकसद से विभिन्न कदमों की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में सभी कारखानों में कार्य करने की जो पाली है 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की होगी। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नए निवेश को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के हितों के रक्षा के उद्देश्य से श्रम सुधारों की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कारखानों, दुकानों, ठेकेदारों एवं बीड़ी निर्माताओं को खोलने के लिए पंजीयन और लाइसेंस का कार्य 30 दिन के स्थान पर 1 दिन में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ। हरीश शंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे एक इतिहासकार थे। हरीश शंकर वासुदेवन यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधी के विशेषज्ञ थे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं चीनी केंद्र के निदेशक रहे थे। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता के निदेशक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक किया, जहां उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर और PhD भी पूरी की। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है आज 12 मई 2020 का हमारा करंट अफेयर्स ये पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हमारे द्वारा जो जानकारी आपको परीक्षा दृष्टि से संबंधित दी जा रही है वो यदि आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप उसे मिस ना करें। लाइक एंड कमेंट जरूर करें दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।